नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी भाषा व हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की या अंग्रेजी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपने बताना है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। कई बार प्रश्न आता है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है कि उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, उनका आंसर एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? आपको बताना है कि इनमें से हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। आपके पास ऑप्शन है जेशुआ के टेलर, पंडित कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर हरदेव बहारी या पंडित श्रीलाल। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा और उस व्याकरण का नाम क्या था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। जेशुआ केडेलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा और उस व्याकरण का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, और उसका रचनाकाल जो है वो माना जाता है 1668 ईस्वी। ग्रामर का नाम क्या था, व्याकरण का नाम क्या था? हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। आपके पास ऑप्शन है लंदन, मॉरिशस, नई दिल्ली या नागपुर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना कि वो कब हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो नागपुर में हुआ 1975 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1975 में, 2015 में, 2018 में या 2021 में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ था। और कहाँ हुआ? तो भोपाल में। कहाँ हुआ था? भोपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, नाभादास के गुरु का नाम है। आपको नाभादास के गुरु का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, विठलनाथ या अग्रदास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? नाभादास के गुरु का नाम बताना है आपको। और साथ में जो नाभादास की एक प्रमुख रचना मानी जाती है उसका नाम और उसका समय भी बताना है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है। नाभादास की एक प्रमुख रचना है, उसका नाम क्या है? भक्तमाल, और उसका रचना का 1585 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये आपके पास एक ग्रंथ का नाम दिया गया है, पुरातत्व निबंधावली। इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या माता प्रसाद गुप्त। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। पुरातत्व निबंधावली ग्रंथ के रचनाकाल राहुल सांकृत्यायन है और इसका रचनाकाल जो है वो 1937 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल का समय क्या माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल का समय क्या माना है? आपके पास ऑप्शन है संवत 750 से 1000, संवत 1375 से 1700,
संवत 1000 से 1375, संवत 1700 से संवत 1900 तक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल का समय क्या माना है? आप जानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को जो है वो संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी थी। तो आपने बताना है कि चारण काल का समय क्या माना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। चारण काल का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संवत 1000 से 1375 तक माना है। अगर हम बात करें कि संधि काल का समय क्या माना है, तो संधि काल का समय जो है वो संवत 750 से 1000 तक माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और भक्ति काल का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या माना है? तो संवत 1375 से 1700 तक का जो समय माना है वो भक्ति काल का, और संवत 1700 से 1900 तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल का समय माना है। हमारा अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किसने मानी है? आपने बताना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किसने मानी है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नरोत्तम स्वामी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किसने मानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। नरोत्तम स्वामी ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है। अगर हम बात करें कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो रसायन से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? आपको बताना है कि तुलसीदास जो है वो किस भाषा के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है अवधी, संस्कृत, ब्रज तथा अवधी या ब्रज भाषा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास जो है वो किस भाषा के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास जी जो है वो ब्रज तथा अवधी दोनों भाषा के कवि माने जाते हैं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में इनकी ब्रज भाषा से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनके नाम लिखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी या नरपति नाला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रेवंत गिरिराज के रचनाकार विजय सेन सूरी है और इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी है। ठीक है। और यह एक जैन काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि सिद्धों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 63, 9, 84 या 12। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी जाती है। अगर हम बात करें कि 63 जो है वो किसकी संख्या मानी जाती है, तो 63 जो है वो नैनारों की संख्या मानी जाती है। और 9 नाथों की संख्या मानी जाती है। और 12 रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो किसका माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, लुयप्पा, शबरप्पा या डोंबिपा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अब आपने बताना है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो किसका माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो लुयप्पा का माना जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो है वो सिद्धों में किसको माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिद्धों में सबसे पुराना किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सरहप्पा को सबसे पुराना, और सबसे ऊंचा स्थान जो है वो लुएपा का माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना है, इसके लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या रामविलास शर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है और इसे कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? तो 1956 ईस्वी। अब आपने बताना है कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, बताइए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? बिल्कुल सही। जिन्होंने बताया है 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है जीवाराम, वल्लभाचार्य, श्रीचंद या रामानंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। श्रीचंद जो है वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि श्रीचंद जो है वो किसके बेटे थे। श्रीचंद के पिता का नाम क्या था, ये भी बताना है। बिल्कुल सही। श्रीचंद जो है वो गुरु नानक के बेटे थे। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? आपने बताना है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ, शंभुनाथ सिंह या वासुदेव मिश्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इनका जन्म भी बताना है कि कब हुआ था। त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो वासुदेव है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आपको बताना है कि सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है देवालोक, संसद से सड़क तक, गुलाब और बुलबुल या सूर्य का स्वागत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपने बताना है कि सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। संसद से सड़क तक जो है वो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है और इसका रचनाकाल 1972 ईस्वी है। ठीक है। दीवालोक किसकी रचना है, बताइए। दीवालोक जो है वो किसकी रचना है? तो यह शंभुनाथ सिंह की है, 1977 की। गुलाब और बुलबुल ये किसकी रचना है? त्रिलोचन की, 1956 की। और सूर्य का स्वागत ये दुष्यंत कुमार की रचना है, 1957 की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है प्रियादास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान या विष्णुदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रामायण महानाटक के रचनाकार का नाम बताना है आपको और साथ में इसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रामायण महानाटक के रचनाकार का नाम है प्राणचंद चौहान और इसका रचनाकाल है 1610 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ?
ये हमने कल ही डिस्कस किया था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में या 1844 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और इन्हें भारतेंदु मंडल का वरिष्ठ कवि माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी के निबंधकार हैं। आपको बताना है कि प्रिया नीलकंठी के निबंधकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिया नीलकंठी, इसके निबंधकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह निबंध जो है वो कुबेरनाथ राय का है और इसका रचनाकाल 1968 ईस्वी है। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो छायावाद की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है रहस्यवाद, स्वानुभूति की विवृत्ति या प्रकृति का मानवीकरण या बौद्धिकता। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है ये बताना है आपको। तो फिर वो किस काल की विशेषता मानी जाती है ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। बौद्धिकता जो है वो छायावाद की विशेषता नहीं है बल्कि यह आधुनिक काल की विशेषता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? आपको बताना है कि श्रृंखला की कड़ियाँ ये किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या उषा प्रेमवदा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो महादेवी वर्मा की है और इसका रचनाकाल 1942 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ की विषय वस्तु क्या है? जो श्रृंखला की कड़ियाँ रचना है इसका जो है वो श्रृंखला की कड़ियाँ इसका विषय वस्तु क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है पुरुष, बालक, नारी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि महादेवी वर्मा की रचना है 1942 की, इसका विषय वस्तु बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नारी जो है वो श्रृंखला की कड़ियों का विषय वस्तु है। हमारा अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? आपको बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या महादेवी वर्मा। और साथ में इसकी विधा भी बताना कि इसकी विधा क्या मानी जाती है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इसकी विधा बताइए, इसकी विधा क्या है? जैसे ये एक उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, क्या है ये? बिल्कुल सही, यह एक उपन्यास है और इसका रचनाकाल 1926 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? आपके पास ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि सूरदास जो है वो किस उपन्यास का पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर एकदम से गलत है। ठीक है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास रंगभूमि का पात्र माना जाता है और सूरदास का रचनाकाल 1925 ईस्वी है। अगर हम बात करें कि सेवा सदन का रचनाकाल क्या है तो 1918, ठीक है, और गोदान का 1936 ईस्वी और कर्मभूमि का 1933 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, बिखरे मोती किसकी रचना है? ये आपके पास रचना दी गई है, बिखरे मोती। ये किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, ममता कालिया, मनु भंडारी या शिवानी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिखरे मोती जो है वो किसकी रचना है, किसकी कहानी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। बिखरे मोती जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और इसका रचनाकाल 1932 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मनु भंडारी की कहानी कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से जो है मनु भंडारी की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है एक कोई दूसरा, गुलमोहर के गुच्छे, इतना बड़ा नहीं होगा, कितना बड़ा झूठ, ठीक है, यही सच है। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है, कौन सी कहानी जो है वो मनु भंडारी की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यही सच जो है वो मनु भंडारी की कहानी है और इसका रचनाकाल 1966 ईस्वी है। अगर हम बात करें कि एक कोई दूसरा, यह किसकी कहानी है, तो यह उषा प्रेमवता की है, 1966 की ही है। ये भी उषा प्रेमवता की एक कोई दूसरा, ठीक है। और गुलमोहर के गुच्छे ये किसकी कहानी है, तो ये मंजुल भगत की है, मंजुल भगत की 1974 की, ठीक है। और कितना बड़ा झूठ यह उषा प्रेमवता की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उदय प्रकाश का उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से जो है उदय प्रकाश का उपन्यास कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है शेष कादंबरी, पीली छतरी वाली लड़की, एक पति के नोट्स या आपका बंटी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको उदय प्रकाश का उपन्यास बताना है कि उदय प्रकाश का उपन्यास कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश का उपन्यास है। अगर हम बात करें कि शेष कादंबरी किसका उपन्यास है, तो यह अलका सरावगी का है, 2001 का, ठीक है, 2001 का शेष कादंबरी अलका सरावगी का। और एक पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला का है, 1967 ईस्वी का। और आपका बंटी ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका बंटी जो है वो किसका उपन्यास है, क्योंकि ये तो बार बार परीक्षा में आता है, आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर। और साथ में इसका रचनाकाल भी बताना। हमारा अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक या वामन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किस आचार्य का है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किस आचार्य का है? आपके पास ऑप्शन है मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या दंडी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा?
यह कथन जो है वो किसका है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो आचार्य विश्वनाथ का है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर की है? आपको बताना है कि कौन सी एकांकी जो है वो भुवनेश्वर की है। आपके पास ऑप्शन है, एक घूंट, कारवां, देवताओं की छाया में या रेशमी टाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी एकांकी जो है वो भुवनेश्वर की मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कारवा जो है वो भुवनेश्वर की एकांकी मानी जाती है। अगर हम बात करें कि एक घूंट किसकी एकांकी है? एक घूंट तो जयशंकर प्रसाद की। देवताओं की छाया में इसके रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क, रेशमी टाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो जो प्रश्न मैंने पूछे हैं प्लीज़ मुझे सबके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है वो कुछ तो है जो आप लोगों की समझ में आ रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।